हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कंफर्म कीजिए। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? कमेंट का थोड़ा इश्यू था, इसलिए हम आपको वो सही करा रहे थे। गुड मॉर्निंग पुरुषोत्तम, हेमंत, स्नेहांजलि, हिना, सौरभ, आकाश, शुभम, पंकज, अतुल, निधि, सचिन, सौरभ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार कंफर्म कर दें। चलिए, तो फिलहाल आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने आपको परसेंटेज में स्टार्ट कर दिया था मिसलेनियस, और मिसलेनियस में हमने आपको फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन करा भी दिया था, है ना? फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने आपको करा भी दिया था। ये हो गया था 79, हो गया था 80, हो गया था। ये तो सब हो गए थे। 82, 83, 84, 85 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, तो आज हम 86 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 86 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है। आरपीएफ एसआई के एग्जाम में ट्रेन से 5 क्वेश्चन आए हैं सर, बताइए। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं पेपर का। और मेंसुरेशन से भी 2 का है। मेंसुरेशन से 2 तो ठीक है, लेकिन एक टॉपिक ट्रेन मात्र टॉपिक है, जो कि सबसे छोटे टॉपिक में से आता है, उसमें से अगर 5 क्वेश्चन दिए हैं तो ये एक पेपर का स्टैंडर्ड नहीं है, गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए एग्जाम को। वही हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर एग्जामिनर एक टॉपिक में से भी सारे क्वेश्चन दे दे तो आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसा हो चुका है। आईबी के एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार उसने एवरेज टॉपिक से दे दिए। अब कितनी गलत बात है। जो बच्चे पूरा पढ़ते हैं उनके लिए सब बेकार ही है। जिस बच्चे ने एवरेज नहीं पढ़ा होगा उसका पेपर खराब हो गया होगा, और जिस बच्चे ने केवल एवरेज ही पढ़ा होगा उसका पेपर अच्छा हो गया होगा। तो ये गलत तरीका होता है। पेपर स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें से हर टॉपिक से लगभग बराबर बराबर क्वेश्चन पूछे जाएं। जो बड़े टॉपिक है उससे ज्यादा पूछ लो, ये जो छोटे टॉपिक है उससे क्वेश्चन कम पूछने चाहिए। ये देखो, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 8/5 इंस्टीड ऑफ 5/8। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन?
एक व्यक्ति ने एक संख्या को 5/8 की बजाय 8/5 से गुणा कर दिया, तो बताइए गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। देखो पहले हम इसका समझते हैं लॉजिक, फिर हम समझते हैं आपका इसका डायरेक्ट मेथड। लॉजिक ये है कि राइट आंसर जो आना चाहिए था, एक तो राइट आंसर आना चाहिए था, एक रॉन्ग आंसर आया। देखो राइट आंसर कब आता, जब हम मल्टीप्लाई कितने करते हैं, उसने कहा है मल्टीप्लाइड बाई अ नंबर 8/5 इंस्टीड ऑफ 5/8, यानी कि हमें मल्टीप्लाई 5/8 का करना था और हमने मल्टीप्लाई किया है कितने का, 8/5 का। तो राइट आंसर तब आएगा जब हम मल्टीप्लाई 5/8 का करेंगे, और रॉन्ग आंसर तब आएगा जब हम मल्टीप्लाई 8/5 का करेंगे। तो उसने पूछा एरर परसेंटेज क्या है। तो देखो अगर आपको एरर का परसेंटेज निकालना है, तो एरर का परसेंटेज निकालने के लिए जो भी एरर है उस एरर को राइट वाले आंसर से डिवाइड करके परसेंटेज में कर देंगे इनटू 100%, ऐसे कर देंगे। तो अगर आपको एरर परसेंट निकालना है तो जो भी एरर है, एरर मतलब जो आंसर आया और जो आंसर आना चाहिए था, उन दोनों में जो अंतर है, डिफरेंस है, नहीं जो आंसर आया उससे कितना ज्यादा या कम आ रहा है, उसे हम एरर बोलते हैं। ठीक है, तो एरर हमारी होगी राइट आंसर से जो भी कम या ज्यादा आया है वो हमारी एरर होगी, राइट आंसर से डिवाइड इनटू 100%। अब दिक्कत ये राइट आंसर क्या होगा, तो उसने कहा है किसी नंबर में 5/8 का मल्टीप्लाई किया गया लेकिन नंबर नहीं पता। तो नंबर आप ऐसा मानोगे जो 8 से भी कटता हो और 5 से भी कटता हो। तो वो जो नंबर है वो नंबर ऐसा मानो जो 8 और 5 से कटता हो, तो वो नंबर क्या मान लिया, 40। 40 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी कटेगा और 40 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी कटेगा। तो यहां से आप नोटिस करेंगे राइट आंसर 25 हुआ और ये आपका 64 हुआ। तो राइट आंसर 25 हुआ और रॉन्ग आंसर आपका कितना आ रहा है, 64। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही आपकी एरर होगी। तो दोनों का अंतर जो होगा वो 25 और 14 आपका होगा 39, और राइट आंसर कितना है 25 परसेंटेज के लिए इंटू 100%। तो बस 25 से ये 4 से ये 156%, 156% ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो ये तो हो गया आपका लॉजिक। लेकिन अब बात आती है कि इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि राइट आंसर और रॉन्ग आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, राइट और रॉन्ग निकालने के लिए राइट में मल्टीप्लाई करना था कितने का, 5/8 का, किया कितना, 8/5 का, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो बताओ 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना हो गया 25, 8 का 8 में करोगे तो कितना हो गया 64। तो सीधे राइट और रॉन्ग आंसर आपका आ जाएगा। और जब राइट और रॉन्ग आपका आ जाएगा तो एरर परसेंटेज आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। एरर का परसेंटेज कितना होगा, 39 की एरर 25 में इंटू 100, यानी कि 156%। 156% ऑप्शन सी। चलिए नोट कर लीजिए। वेरी गुड हेमंत। अब हम आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपने जरूर देखा होगा। ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो और ना देखा हो। करंट अफेयर्स 2024 भी आया होगा, बिल्कुल आया होगा। करंट अफेयर्स तो आता ही है सचिन हर एग्जाम में। चलिए नोट कीजिए और नोट करके हमें कंफर्म कीजिए। अब हम आपको बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और देने वाले हैं। उस क्वेश्चन को देखकर आप हमें बताएंगे कि आप अब कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। एक और देखें, चलो नोट कर लो जल्दी से। ये देखो, A student multiplied a number with 3/4 instead of 4/3। इंस्टीड ऑफ 4/3 मतलब 4/3 की बजाय 3/4 का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब राइट आंसर लाने के लिए 4/3 का मल्टीप्लाई करना था, लेकिन रॉन्ग आंसर के लिए उसने 3/4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप करो, करिए। राइट आंसर तब आता जब हम 4/3 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन रॉन्ग आंसर आया क्योंकि हमने
3/4 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारा एरर परसेंटेज बताना है। बताओ, करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे बताओ? यहां करेंगे भाई, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो 16 आना चाहिए था, 9 आया, तो एरर परसेंटेज क्या हो गया? दोनों का अंतर 7। सही आंसर 16 इंटू 100, तो आपका हो गया 25/4, 175/4, 175/4 आपका ये हो गया। और 175 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43.75%। 43.75% ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। हेमंत, सनी, अभिषेक, शुभम, पंकज, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जल्दी से नोट कीजिए और नोट करके हमें कंफर्म कीजिए। इजी है ना? बहुत इजी है। चलो, तो ये मिसलेनियस का आज का पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम देखेंगे मिसलेनियस का आज का दूसरा क्वेश्चन। अब सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे जो डिफरेंट होते हैं। मिठाई वाला क्वेश्चन जानते हैं? मिठाई वाला क्वेश्चन बेसिक एग्जाम में बहुत आता है, जो बेसिक लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये मिठाई वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। एसएससी में भी आता है, आया हुआ है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। ये देखिए, 405 स्वीट्स, ये दूसरा क्वेश्चन है आज का। 405 sweets were distributed equally among children in such a way so that the number of sweets received by each child is 20% of total number of student। वो कह रहा है कि एक बच्चे को जितने बच्चे थे उसका 20% मिठाई मिलती है। मान लो अगर बच्चे जो हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि बच्चे अगर 100 हैं तो एक को जो स्वीट मिलेगी वो मिलेंगी 20, यानी कि 5 और 1 के अनुपात में है। तो वो ये कह रहा है कि अगर किसी स्कूल में बच्चे 5x हैं तो उसको जो स्वीट्स मिलेंगी स्वीट्स जो ईच को मिल रही है वो मिलेगी x, और टोटल स्वीट्स कितनी है? 405। तो बता, टोटल स्वीट्स कैसे निकालते हैं? तो टोटल स्वीट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बच्चे को जो मिठाई मिलती है और जितने बच्चे हैं अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल स्वीट्स आ जाएंगी। तो अगर 5x का मल्टीप्लाई, 5x बच्चे हैं, एक बच्चे को x मिठाई मिलती है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 5x² आएगा, उसकी वैल्यू 405 है। तो यहां से x² 81 और x की वैल्यू 9। यही आपसे पूछा गया, ऑप्शन बी। नोट करिए। कितने आसान क्वेश्चन हो गए बताओ, है ना? एक बच्चे को जितने बच्चे हैं उसका 20% मिठाई मिलती है, यानी कि अगर 100 बच्चे हैं तो एक बच्चे को 20 मिठाई मिलेंगी, और अनुपात में देखोगे तो 5 बच्चे हैं तो एक बच्चे को 1 मिठाई मिलेगी। तो अगर 5x बच्चे हैं तो एक बच्चे को 1x मिठाई मिलेगी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं, मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं और एक बच्चे को 2 लड्डू देने हैं, तो टोटल लड्डू कितने आएंगे? 100 इंटू 2 200, और वहीं 4 लड्डू देने हो तो 100 इंटू 4 400। ऐसे ही टोटल लड्डू निकालने के लिए एक बच्चे को जो लड्डू देते हैं टोटल बच्चों से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बच्चे को जो मिठाई देते हैं वो x देते हैं,
टोटल 5x बच्चे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² टोटल मिठाई चाहिए, वो दे रखी है 405, तो x की वैल्यू 9। और अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पूछेगा, बच्चों की संख्या, तो 5x कितना हो जाएगा 45, बिल्कुल सनी, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन आपका एमटीएस के एग्जाम में आया है। अब ये बताओ ये कौन करेगा? करिए। सब आएगा मेरे भाई अनिल, वेट करो, वेट करो थोड़ा सा, सब कुछ आएगा। इन अ क्लास 50 स्टूडेंट एंड 6 टीचर्स। देखो यहां पर बोला गया है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं और आपके कुछ क्या हैं, टीचर्स, है ना। स्टूडेंट्स कितने हैं बताओ? स्टूडेंट हैं 50 और टीचर कितने हैं? टीचर हैं आपके 6। Each student got a number of chocolate that is equal to 16% of total number of student. Each student got, वह कह रहा है प्रत्येक छात्र को चॉकलेट मिली जो कुल छात्रों की संख्या का 16% है। अब बताओ कुल छात्र कितने हैं? 50, तो 50 का 16% कितना रहा होगा? 50 का 16% यानी कि 8, यानी कि 50 बच्चे हैं और एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिली है? 8। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों के लिए 5 अट्ठे 40, 400 चॉकलेट चाहिए। एंड ईच टीचर गॉट अ नंबर ऑफ चॉकलेट दैट इज इक्वल टू 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कितने हैं? 50, 50 का 12% कितना होगा? 6, तो एक टीचर को 6 चॉकलेट मिली है। कितनी मिली है? 6। और टीचर कितने हैं? 6, तो 6 टीचर को 6 के हिसाब से कितनी चॉकलेट चाहिए होंगी? 36। तो टोटल चॉकलेट कितनी हो गई बताओ? टोटल चॉकलेट हो गई 400 बच्चे के लिए, 36 टीचर के लिए, 436। कितना आसान क्वेश्चन है ना। बस सुकून से आपको करने की आवश्यकता थी कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं और 6 टीचर हैं। 50 बच्चे हैं और 6 टीचर हैं। एक बच्चे को जो चॉकलेट मिलती है वो 16% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 50, तो 50 का 16% मतलब 8, तो एक बच्चे को 8 चॉकलेट मिलती हैं। तो ये हो गया 50 बच्चों को 8 के हिसाब से 400 चॉकलेट। ऐसे ही एक टीचर को 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, 50 का 12% 6 हो गया, तो एक बच्चे को 6 चॉकलेट मिलती है, सॉरी एक टीचर को 6 मिलती है, टीचर 6 है तो टोटल 36। तो टोटल चॉकलेट कितनी हो गई? 436। चलिए नोट कर लीजिए। अब आपको दिखाते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका किसका हो गया? एरर वाला। दूसरा क्वेश्चन आपका किसका हो गया? ये चॉकलेट और स्वीट्स वाला। अब जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो है थोड़ा सा मजेदार, और वो बनता है फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। ठीक है, नोट हो गया सबका? है ना, आसान है ना। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, देखो एक होता है फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट जानते हैं, अभी समझाते हैं। एक होता है ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट वो मत समझना आपके बादाम काजू नहीं। और इनमें दो चीजें होती हैं, एक होता है वाटर और एक होता है पल्प, जिसे हिंदी में कहते हैं गूदा। ठीक है, देखो फ्रेश फ्रूट क्या होता है? फ्रेश फ्रूट वो होता है जैसे कि मान लो कोई भी फ्रूट है, जब आप मार्केट में जाते हैं ताजा ताजा फल लेके आते हैं तो उसमें जूस की क्वांटिटी ज्यादा निकलती है। लेकिन अगर वही फ्रूट को आप कुछ दिन घर में रख कर छोड़ दो, तो अगर उस फ्रूट को कुछ दिन घर में रख के छोड़ दोगे तो वो आपका सूख जाएगा, और फिर उसमें आप जूस निकालोगे तो जूस कब निकलेगा? होता ही नहीं होता। तो जब ताजा ताजा फल होता है उसे बोलते हैं फ्रेश फ्रूट, और वही फ्रूट कुछ दिन रखने के बाद सूख जाए तो उसे बोलते हैं ड्राई फ्रूट। तो एक चीज हम जानते हैं कि जैसे सपोज करो वो आपसे ये कहेगा फ्रेश फ्रूट में मान लो 90% वाटर है और ड्राई फ्रूट में आपका मान लो 20% वाटर है। ठीक है, अब फ्रूट में क्योंकि केवल दो ही चीजें होती हैं, तो अगर फ्रेश फ्रूट में 90% वाटर है तो 10% क्या होगा? पल्प,
और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है तो 80% क्या होगा? पल्प होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पॉइंट यहां पर ये निकलता है, पॉइंट यहां पर ये निकलता है कि फ्रेश फ्रूट में 90% वाटर है तो 10% पल्प है, और अगर 20% ड्राई फ्रूट में वाटर है तो 80% पल्प है। अब हम जब फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट एक ऐसी चीज होती है जिसमें फ्रेश और ड्राई में जूस की क्वांटिटी में अंतर होता है। फ्रेश फ्रूट में जूस ज्यादा निकलता है, ड्राई फ्रूट में जूस कम निकलता है, सब जानते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो दोनों में क्या होती है? बराबर, पल्प, गूदा। अगर फ्रूट फ्रेश है तो उसमें से जूस निकालने के बाद जो बचता है वो पल्प, गूदा जितना बचेगा, ड्राई होने के बाद भी जब आप उसमें से जो फ्रूट जूस निकालने के बाद बचेगा तब भी वो उतना ही बचेगा। यानी कि इसमें जो पल्प होता है, ये गूदा जो होता है, ये हमेशा क्या रहता है? इक्वल, यानी कि समान। तो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फ्रेश फ्रूट में 10% पल्प निकलेगा। फ्रेश फ्रूट जो आप लाओगे उसमें 10% पल्प निकलेगा, और ड्राई फ्रूट जो लाओगे उसमें 80% पल्प निकलेगा। और पल्प दोनों में क्या होता है? बराबर। पल्प दोनों में क्या होता है? बराबर। तो बस अगर वो आपसे कहे कि 100 किलो या 80 किलो फ्रेश फ्रूट है तो ड्राई फ्रूट कितना निकलेगा, या 20 किलो ड्राई फ्रूट है तो फ्रेश फ्रूट कितना चाहिए, तो फ्रेश या ड्राई में से किसी एक चीज की वैल्यू देगा, दूसरे की आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन बस एक बात का ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको हमेशा जो वैल्यू देगा वो वाटर की देगा, लेकिन आप फोकस किस पे करेंगे? पल्प पर। ठीक है? कैसे? अब एक क्वेश्चन देख लो, ये देखो, एक हम करते हैं फिर एक क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है? ये कह रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर। 68% वाटर है तो इसका मतलब बचा हुआ 32% क्या है? पल्प। एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। 20% वाटर है तो इसका मतलब बचा हुआ 80% क्या है? पल्प। ठीक है, बस खत्म। ताजे फल में 68% पानी है तो इसका मतलब ताजे फल में 32% पल्प है। सूखे फल में 20% पानी है तो 80% पल्प है। अगर 100 किलोग्राम ताजे फल की वैल्यू दे रखी है 100 किलोग्राम, और सूखे फल पूछे हैं, नहीं निकाल सकते? बताओ, नहीं निकाल सकते। 0 से 0 गया, 8 से 4, और 4 इंटू 10 40, तो ड्राई की वैल्यू हो जाएगी 40 किलो। कितना आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस खत्म। तो बस इसमें एक बात का ध्यान रखना, और वो किस बात का ध्यान रखना है कि वो आपको जो वैल्यू देगा वो वाटर का परसेंटेज देगा, लेकिन हमें फोकस करना है किस पर? पल्प के परसेंटेज पर, क्योंकि पल्प का परसेंटेज जो रहता है वो आपका, पल्प की जो वैल्यू रहती है वो दोनों ही में क्या रहती है? समान। अनिल, क्लियर हो गया आपका डाउट? आपको फ्रेश फ्रूट में डाउट था, अब बताओ, हो जाएगा? अब आसानी से हो जाएगा। बताओ, हो जाएगा ना? अगला करोगे? जल्दी से नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और देखो ऐसा ही, सेम क्वेश्चन करो। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। पंद्रह किलो 15 kg ऑफ ग्रेप्स इन विच 90% कंटेन्स वाटर, तो 10% क्या होगा? पल्प। 90% वाटर तो 10% पल्प।
were kept in sunlight. In the presence of sunlight, water content reduced to such that the now only 85% water. तो 85% water तो 15% क्या होगा? Pulp. Find the total reduced weight of the grapes. तो अगर स्टार्टिंग में आपके पास 15 किलो था तो अब कितने किलो है ये पूछ रहा है। तो देखो जो फ्रेश फ्रूट था उसमें 10% पल्प था, ड्राई फ्रूट जो है उसमें 15% पल्प है। फ्रेश फ्रूट की वैल्यू 15 केजी दे रखी है, तो अब वो ड्राई फ्रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहां से ड्राई फ्रूट की वैल्यू हो जाएगी 10 केजी, 10 किलो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए और अब हमें बताइए। किसी बच्चे को इस फ्रूट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद है आप सभी को अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बताइए, है ना मजेदार? मजेदार क्वेश्चन है? चलो मजा आ गया, अच्छी बात है। तो ये एक फ्रूट वाला क्वेश्चन आता है, इस पे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं और दोनों ही क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। इसमें किसी भी एक चीज की वैल्यू देकर के दूसरे की पूछ सकता है। फ्रेश फ्रूट देगा तो ड्राई की पूछेगा, ड्राई देगा तो फ्रेश की पूछेगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, परसेंटेज वाटर का देगा, आप यूज करेंगे किसका? पल्प का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बेसिक है ना, मतलब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में? सिंपल, जो परसेंटेज सिंपल है, क्योंकि मिसलेनियस है तो क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप के हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जो नॉर्मल परसेंटेज होता है, बस आपको उसको फॉलो करना है। A businessman imported laptop worth rupees 2,10,000, mobile phone worth rupees 1 lakh and television sets worth rupees 1,50,000. He had to pay 10% duty on laptop, 8% on phones and 5% on television. How much total duty he had to pay on all items as per above details? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? आप देखो, मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं और खरीदने जाने के बाद आप उसमें टैक्स चुकाते हैं। 3 चीज आपने खरीदी, तीनों पे टैक्स देना है। टोटल टैक्स कितना बना, बस आपको ये निकालना है। तो 2,10,000 रुपए का उसने लैपटॉप लिया है, ठीक है, और उस लैपटॉप पर उसको जो टैक्स देना है वो देना है उसे लैपटॉप पर 10% टैक्स देना है, यानी कि सीधे सीधे 21,000 रुपए का टैक्स तो यहीं पर हो गया। दूसरा, उसका जो मोबाइल फोन है वो 1 लाख रुपए के हैं और उस पर उसे 8% टैक्स देना है। तो 1 लाख का 8% सीधे सीधे 8,000 रुपए, ये हो गया। इसके बाद 1.5 लाख रुपए का टेलीविजन सेट है और उस 1.5 लाख रुपए पर उसे 5% टैक्स देना है। तो 15 पंजे 75, यानी कि 7500 रुपए यहां पर टैक्स हो गया। अब बताओ, 21 और 8 29, 29 और 36, 36,500। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको कहां मिल सकता है? मतलब सिंपल क्वेश्चन, और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको 3 प्रोडक्ट खरीदे हैं और तीनों प्रोडक्ट पर मिलाकर के आपको कितना टैक्स देना पड़ा उसके बारे में आपको यहां पर बताया गया है। बस खत्म। चलो नोट करो, कितना आसान है ना? ये तो आसान है। अब आपके आज की क्लास में और आसान है, अगली क्लास में आपको मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे। अगली 2 क्लासेज में आपको परसेंटेज के बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको दिक्कत करते हैं। आज की क्लास में आसान क्वेश्चन है। और देखो, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लो जल्दी से, और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। रिपीट करना है ना, सिंपल सी बात है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मार्केट जाते हो, सामान खरीदते हो और कंपनी वाला उस पर टैक्स लगाता है। तो आपने 2,10,000 रुपए के लैपटॉप खरीदे और कंपनी कह रही है उस पर हमें 10% टैक्स देना है। तो टैक्स कितना लगेगा बताओ? 2,10,000 पे 10% गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो 2,10,000 का 10% मतलब 21,000 रुपए का टैक्स जाएगा केवल लैपटॉप पर।
मोबाइल 1 लाख रुपए के लिए है, उस पे 8% टैक्स, तो 1 लाख का 8%, 8,000 रुपए मोबाइल पे टैक्स जाएगा। 1.5 लाख रुपए का उसने क्या लिया है, बचा हुआ टेलीविजन, टेलीविजन पर 5% टैक्स है, तो 7,500 रुपए, 1.5 लाख का 5%, 7,500 रुपए, ये आ गया। तो तीनों पे मिलाकर टोटल टैक्स कितना हुआ, 21 यहां पर, 8 यहां पर, 7,500 यहां पर, 36,500 हो गया। अब बताओ, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना? चलो और लो, ये भी देखो, बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आपने देखे होंगे, बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। द एक्सपेंस ऑफ अ फैमिली ऑन व्हीट, वेजिटेबल एंड ऑयल आर इन द रेशियो 12:8:5, यानी 12, 8 और 5 का खर्चा है। द प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स इंक्रीज बाई 50, 25, 40%। द टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली ऑफ दीज आइटम इंक्रीज बाई, वो ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि एक आदमी जो घर में खर्चा करता है गेहूं पर, सब्जी पर और तेल पर, वो 12, 8, 5 के अनुपात में है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ना 100 के मल्टीप्लाई में मान लो, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। मान लो 12 की जगह 1,200 रुपए मान लो, 8 की जगह 800 रुपए मान लो, और 5 की जगह 500 रुपए मान लो, है ना? यही है। तो आपका टोटल जो खर्चा था पहले कितना था, टोटल आपका 2,500 रुपए का खर्चा था, है ना? अब वो कह रहा है इंक्रीज कितना हुआ, तो 2,500 में कितना इंक्रीज हुआ वो निकालना है, और वो भी परसेंटेज में। तो इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए, वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए पहले कितना इंक्रीज हुआ है वो निकालना पड़ेगा। और वो किस में इंक्रीज हुआ है, 2,500 में इंक्रीज होगा भाई, पहले 2,500 था। अगर हमारा खर्चा 2,500 रुपए, तो 2,500 में कितना बढ़ा या 2,500 में कितना घटा, वही तो आपका होगा। तो 2,500 रुपए आपका टोटल खर्चा था, अब उसमें कितना बड़ा है बस वो हमें निकालना है। तो यहां पर उसने बोला है इसमें बड़ा है 50%। अब बताओ 1,200 का 50%, यानी कि 1,200 का 50%, 600 रुपए, तो 600 रुपए तो यहां पर खर्चा बढ़ गया। यहां 800 का उसने बोला कितना, देखो 25%, दूसरा कितना है 25%, तो 800 का 25% कितना होगा, 200, 200 रुपए यहां बढ़ गया, बढ़ गया मतलब प्लस का। यहां पर बढ़ा है कितना, 40%, 40% आपका हो गया यहां पर भी, ये भी 200 रुपए, तो 200 रुपए यहां बढ़ा है। तो बताओ टोटल कितना बढ़ा है, 6 और 2 8 और 2 10, तो 10,000 नहीं 1,000 रुपए खर्चा आपका बढ़ा है। तो बस उसने ये पूछा कि ये इंक्रीज जो हुआ है वो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है। तो ये तो पता है इंक्रीज हमारा 1,000 हुआ है, किस में हुआ है, 2,500 में, बस खत्म। कितना परसेंट हो गया, 2,500 का 100, 40%, यही आंसर है, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है ना? CHSL 2022 में आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना ये 12, 8, 5 है, तो वैसे तो 12 का 50%, 8 का 25%, 5 का 25% निकालना आसान था, लेकिन ये परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसे 100 के मल्टीप्लाई में मान लो, क्योंकि 100 के मल्टीप्लाई में सीधे सीधे ये आपका परसेंटेज से 100 हट जाएगा। तो 12 पंजे 60, 600, 8 इंटू 25, 25 इंटू 8 200, और 5 इंटू 40 आपका 200, तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए और फिर हमें कंफर्म कीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आज की क्लास में और आसान क्वेश्चन कर लो, कल की क्लास से आपको फिर मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे। डन है, क्लियर, अच्छा था ना? ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले से आता है, पहले भी आता था ये, और ये बहुत पहले आता है, मतलब हमेशा ही आता रहा है ये क्वेश्चन, 10 15 20 साल पहले भी आता था, अभी भी आता है। अब ये देखो, ये भी देखो है तो MTS का, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल और थोड़ा मजेदार है।
In an office of 900 employees on a particular day, except for 10% of female employees, all employees were present. On the next day, except of 8% of male employee, all employee were present. The number of employee present on each day of these 2 days were same. Find the total number of male employee on the payroll of this office. एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 900 कर्मचारियों के एक कार्यालय में एक विशेष दिन पर 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी उपस्थित थे। अगले दिन 8% पुरुष को छोड़कर सभी कर्मचारी उपस्थित थे। इन दोनों दिनों में प्रत्येक दिन में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या समान थी। अब सोचिए, मान लो सपोज पहले समझो इसका मतलब। सपोज करो पहले दिन किसी कंपनी में सपोज करो 400 महिलाएं हैं और मान लो 600 पुरुष हैं, सपोज करो। तो इसमें 10% महिलाएं एब्सेंट रही, 10% एब्सेंट रही मतलब 360 थी और 600, यानी कि 960 लोग इस दिन प्रेजेंट थे। अगले दिन भी वो कहता है कि जितने पहले दिन प्रेजेंट थे उतने ही अगले दिन प्रेजेंट थे। तो कॉमन सेंस वाली बात यह है कि अगर मान लो टोटल एम्प्लॉय हमारे 1000 हैं और पहले दिन मान लो 900 प्रेजेंट हैं, तो दूसरे दिन भी कितने प्रेजेंट हैं? 900। भाई दोनों दिन प्रेजेंट एम्प्लॉय जो हैं वो आपके क्या हैं? इक्वल। तो इसका मतलब पहले दिन 900 प्रेजेंट हैं तो दूसरे दिन भी 900 ही प्रेजेंट हैं। और अगर दोनों दिन प्रेजेंट सेम है तो इसका मतलब एब्सेंट की अगर हम बात करें तो पहले दिन 100 एब्सेंट हैं, दूसरे दिन भी 100 ही एब्सेंट हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम 2 दिनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्रेजेंट लोग बराबर हैं तो बाय डिफॉल्ट एब्सेंट लोग भी बराबर होंगे। भाई मान लो आप स्कूल जाते थे, आपके क्लास में लड़के भी थे लड़कियां भी थी, हैं? अब मान लो 100 बच्चों में से किसी दिन क्लास में 80 बच्चे आए तो 20 एब्सेंट हैं। अगले दिन भी क्लास में 80 ही बच्चे आए तो भी 20 एब्सेंट हैं। लेकिन पहले दिन जो 20 एब्सेंट थे वो लड़कियां थी, अगले दिन जो 20 एब्सेंट हैं वो लड़के हैं। तो एब्सेंट कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट बराबर हैं 80-80 तो टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट भी बराबर होंगे 20-20। तो ऐसे ही यहां पर उसने अगर ये कहा है कि प्रेजेंट स्टूडेंट दोनों दिन सेम है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे एब्सेंट भी क्या होगा? एब्सेंट ऑल्सो क्या होगा? इक्वल। तो एब्सेंट बच्चे जो हैं वो भी आपके क्या होंगे? इक्वल। और पहले दिन कितने एब्सेंट थे बताओ? 10% फीमेल, तो जो फीमेल है उसका 10% एब्सेंट थे। दूसरे दिन मेल का 8% एब्सेंट थे, दोनों बराबर। पहले दिन जितने बच्चे एब्सेंट हैं वो फीमेल का 10% है, दूसरे दिन जितने एब्सेंट हैं वो मेल का 8% है। तो यहां से फीमेल और मेल बराबर और फीमेल और मेल का रेशियो 8 और 10 यानी कि 4:5। और टोटल बच्चे कितने हैं? 900। और 900 को 4 और 5 के अनुपात में बांटना जानते हो? तो 400 और 500। भाई 900 को 4 और 5 के अनुपात में बांटोगे तो टोटल 9 से डिवाइड करोगे और 4 का मल्टीप्लाई तो 400। तो पुरुष कितने हो गए आपके? पुरुष कितने हो गए आपके? 500, 500। महिला कितनी हो गई आपकी? 400। कितना छोटा सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना ज्यादा छोटा था और लैंग्वेज कितनी बड़ी थी। तो कई बार ना एग्जामिनर आपको फर्जी घुमा देता है, क्वेश्चन आपको इतना बड़ा दे देता है कि कई बार तो आप उस क्वेश्चन को अगर समय कम हो तो पढ़ने की हिम्मत ही नहीं करते, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था। अब बताइए, किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो तो वो अब हमसे पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? अच्छा है ना क्वेश्चन? ये दिखने में अच्छा है ना कि 10% महिला एब्सेंट थी, दूसरे दिन 8% फीमेल एब्सेंट, पुरुष एब्सेंट थे। अगर वो आपको डायरेक्ट बोल देते दोनों दिन एब्सेंट लोग बराबर थे तो आप तुरंत कर देते, लेकिन उसने ये नहीं बोला, उसने उल्टा बोला दोनों दिन प्रेजेंट लोग बराबर थे। तो वही डिफॉल्ट प्रेजेंट बराबर है तो एब्सेंट भी बराबर है।
चलिए एक और देखो, फिर पैटर्न चेंज होगा, फिर अच्छे लेवल क्वेश्चन आएंगे और उसे हम आपको कराएंगे फिर लेवल 2 में। लेवल 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल के जो मेंस में पूछे जाते हैं। आने को तो प्री में भी आ सकते हैं। प्राइस ऑफ 15 चेयर इज 20% मोर देन प्राइस ऑफ 8 टेबल्स। इस लाइन का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ 15 चेयर इज 20% मोर देन 8 टेबल्स। तो 8 टेबल्स का जो प्राइस होगा, मान लो 8 टेबल्स का प्राइस 100 है, तो इसका प्राइस कितना होगा? 120। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के प्राइस में 6 का और 5 का रेशियो होगा, है ना। यानी कि हमें एक का प्राइस मिल जाए किसी भी एक का, तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं। तो 15 चेयर का मिल जाए या 8 टेबल्स का मिल जाए। इफ प्राइस ऑफ 2 टेबल्स इज 2400, अब बताओ 2 टेबल्स का प्राइस 2400 है, तो 8 टेबल्स का कितना होगा? ये तो निकाल सकते हो सीधे 4 गुना, तो कितना होगा? 9600 रुपए। ये मन में ही कर सकते हैं। अगर 2 टेबल 2400 रुपए की आती हैं, तो 8 टेबल कितने की आएंगी? 9600 रुपए की। ठीक है, चाहो तो इसे भी मत लिखो, है ना, इसी को रहने दो, 100 और 120 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमें ये मिल गया है 9600 रुपए। किसका प्राइस मिल गया है? 9600 रुपए 8 टेबल का। हमें निकालना कितने का है? 15 चेयर का। तो 8 टेबल का प्राइस 100 है, 100 से डिवाइड करो। 15 चेयर का निकालना 120, तो 120 का मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। लास्ट में एक जीरो, एक जीरो किस में आ रहा है? सब में आ रहा है। और 2 छिक्के 12, लास्ट में 2 जीरो आना चाहिए, यानी कि ये और ये आपके हट गए। 2 जीरो इसमें आ रहा है, 2 जीरो इसमें आ रहा है। 12 छिंग 72, 12 निम्मा 108 और 7 115। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका हो गया सही। कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन था। लेकिन बस इन क्वेश्चंस में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो अप्रोच है, वो अप्रोच जो है वो सही होनी चाहिए। यहां पर आपका लेवल 1 परसेंटेज समाप्त होता है। इसके बाद आपका लेवल 2 स्टार्ट होगा, जिसमें आपको थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े बेहतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परसेंटेज के। लेकिन उसे हम आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार इसे कंफर्म कर दो। अब बताओ, किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन है तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज यहां परसेंटेज का समझ लीजिए बेसिक आपका समाप्त हो जाता है। बेसिक बेसिक तो नहीं बोलेंगे, मतलब लेवल 1 समाप्त हो जाता है, जो मेजोरिटी ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ अच्छा पूछना होगा, जो कि बहुत एसएससी में तो बहुत कम पूछता है, अच्छी कम सेट्स में पूछता है मतलब, और अगर अच्छा पूछना हुआ तो वो लेवल 2 से पूछेगा। तो उसे हम आज नहीं कराएंगे, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग मजे करो। जितना परसेंटेज पढ़ा दिया उसे रिवाइज करके आना, क्योंकि अब आगे जो पढ़ेंगे होगा वही जो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसे क्वेश्चन को देने का तरीका थोड़ा बेहतर होगा। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये चीजें बेहतर तरीके से आती होंगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।